स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए पॉलिटी के 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। पॉलिटी 1 का हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं और क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब बारी आती है पॉलिटी दूसरे लेक्चर का। ठीक है, रिवीजन का मतलब क्या है कि सीधा सीधा यहाँ हम लोग ब्रीफ रिवीजन करेंगे और प्री में और मेंस में क्या है जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक बार फाइंड आउट करेंगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रहे कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मुझे इस ग्रुप से जो आप लोग पढ़ रहे हैं आपको मटेरियल के अलावा कहीं भी भागना नहीं है। कहीं भागोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मटेरियल के ही पढ़िए और उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बेहतर, नहीं तो हम बताएंगे उसको नोट करते चलिएगा, उससे आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम 100% टारगेट रखते हैं कि प्री और मेंस में सिलेक्शन हो, और तभी हो सकता है जब आप हमारे साथ मेहनत करें। सिर्फ और सिर्फ हम मांगते हैं कि आपका डेली का अगर 2 घंटा से 2.5 घंटा आप यूज करते हो डेली, बाकी आप अपना पढ़ते रहो, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे साथ इतना टाइम दे रहे हो तो निश्चिंत हो जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा और दिमाग भी खुलेगा, आप आंसर भी लिख सकते हो। सिर्फ 1 महीना के बाद ही हम आप लोग से फीडबैक लेंगे, पहले फीडबैक नहीं लेंगे कि क्या क्या सीखे। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं पॉलिटी सेकेंड लेक्चर का। ठीक है, देखो हमने अधिकार के बारे में बताया कि भारत में अधिकार कितने प्रकार के मिलते हैं, तो 4 प्रकार के मिलते हैं। सीधे सीधे अधिकार के बारे में कि अधिकार का मतलब क्या होता है, आशय क्या है, क्वेश्चन पूछ ले आशय क्या है और भारत में कितने प्रकार का पाया जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा मेंस के लिए। तो हमने बताया कि मौलिक अधिकार होता है जो भाग 3 में होता है, वो मौलिक अधिकार होता है। भाग 3 के इतर जो भी हमारे संविधान में दिया गया है, जैसे संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटा के भाग 12 में कर दिया गया, ये क्या है, संवैधानिक अधिकार है। विधिक अधिकार में हमने बताया कि संसद क्या करे, कानून बना के कोई अधिकार दे दे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मातृत्व अवकाश अधिकार। और मानव अधिकार क्या है कि मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें जो अधिकार की आवश्यकता है, चाहे संविधान दे या कानून दे या ना दे, वो हमें जरूरी है, वो उसको मानव अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम 4 के बारे में बोलेंगे और एग्जाम्पल देते चलेंगे। मानव अधिकार हमारे भारत में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में शामिल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अब मानव अधिकार के बारे में हमने बता ही दिया। अब आ जाओ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का सबसे बड़ी बात है कि संविधान या दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि संविधान मौलिक अधिकार के संरक्षण के बारे में क्या बोला गया है, या संविधान में क्या प्रावधान है। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे हम, अच्छा बेहतर लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। तो मौलिक अधिकार के संविधान 3 रूपों में विशेष संरक्षण देता है। कितने? 3 रूपों में। तो प्री में हो गया कि कितने रूपों में संरक्षण देता है संविधान फंडामेंटल राइट को, 3 रूपों में। तो 3 रूप क्या है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने पे सीधे सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जब भी फंडामेंटल राइट में संशोधन होना है, वो संशोधन विशेष बहुमत पे ही हो सकता है। विशेष बहुमत होने का मतलब कि इसको कठोर रूप दे रहा है, ठीक है, संशोधन के लिए। और तीसरा क्या है कि मौलिक अधिकार को भैया ऐसा नहीं कि आज से घोषित कर दिया कि निलंबन हो गया, नहीं, हम विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही निलंबन कर सकते हैं और विशेष परिस्थिति में निलंबन कर सकते हैं। और इस तीनों का डिटेल में हम जब बताएंगे उधर, तो बताएंगे कि कैसे तीनों का डिटेल, निलंबन की प्रक्रिया वगैरह जब बताएंगे तो वहां से ये क्लियर कट हो जाएगा। लेकिन दिमाग में बैठाना है कि 3 रूप से विशेष संरक्षण देता है फंडामेंटल राइट को, कौन? संविधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन 8 नंबर के आ सकता है, या महत्व के बारे में। तो विशेषताओं के बारे में सीधे सीधा सिंपल है कि असीमित नहीं है, मतलब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परिवर्तनीय है। तीसरा, मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा है? नकारात्मक है। और मौलिक अधिकार कुछ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ विदेशियों को प्राप्त है। नागरिकों को, केवल नागरिक को प्राप्त है, वो आर्टिकल 15 है। 15 दूना 30, 30 से 1 कम करो 29, 15 से 1 आगे बढ़े 16, बीच में 19। ठीक है, वैसे नागरिक और विदेशियों को दोनों को प्राप्त कौन कौन से हैं? 14, 20, 21 ए और 22 से 28। 22 से 28 में ध्यान रखना कि 2 है, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार और एक धार्मिक अधिकार। तो ये 22 से 28 में ये ध्यान रखना। 14 और 20, 21 ये आगे हम बताएंगे ही। ठीक है, आप देखो कि मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, लेकिन अभी कितने होंगे? 6 हो गए। तो क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन में
पहला प्री का क्वेश्चन तो यही बनता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा है, विधिक है कि संविधिक है कि मौलिक अधिकार है। तो ये आप क्वेश्चन कमेंट करके आंसर दे सकते हो इस पे। और दूसरी बात है कि ये भाग 3 से हटा के कहाँ जो 19F में लिखा था या आर्टिकल 31 में मेंशन था उसको हटा के भाग 12 में कर दिया गया और 300A के तहत कर दिया गया, ठीक है ना। भाग 12 में किया, भाग 12 में 3 से हटा के कहा भाग 12 में, ध्यान रखना। तो ये सातवां था संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया 44वें से, तो कितने बच गए 6। एक और जोड़ा गया 21A, इसको बोलते हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन में। ध्यान रखना कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। यूपीपीसीएस कभी भी ईयर पूछ सकते हैं, तो ध्यान फोकस रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार जो 6 बताए हैं वो कौन कौन है 6, तो समानता का अधिकार है जो 14 से 18 है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, शोषण विरोध अधिकार 23 और 24 आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक आता है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार कहाँ 29 और 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है 32 में। अच्छा एक मुझे याद आ गया, 32 देखा तो कल हमने गलती से कि संविधान प्रस्तावना को जब रिवीजन कर रहे थे ना, तो प्रस्तावना को आत्मा के रूप में, संविधान की आत्मा के रूप में हमने इनका भी नाम ले लिया था। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला था, जबकि हमने ले लिया था अंबेडकर का नाम, तो वो गलत है। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अंबेडकर ने 32 को बोला था, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला था, संविधान का आत्मा बोला था, ठीक है, प्रस्तावना को नहीं बोला था। ये ध्यान रखना, ये वो गलत बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। अब आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य का परिभाषा है। तो राज्य की परिभाषा में हमें देखो कि 3 स्तर पे जो सरकारें हैं वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि 3 स्तर की सरकारें, केंद्र का विधानमंडल और सरकार, प्रांत का विधानमंडल और सरकार, और स्थानीय संस्थाएं जितनी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, स्थानीय संस्थाएं, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि संसद कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो कि मौलिक अधिकार को कम करता हो या समाप्त करता हो। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को किसी भी संसद कोई संसद कानून बनाता है तो उस संसद के कानून को पुनरावलोकन करने की शक्ति यहीं से मिलती है, ठीक है ना। अब आ जाओ, मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं है। तो हमने बताया था कि शक्कर है, शक्कर बहुत सज्जन है और गोल है, केशव ने उसे मिल में ले जाके पीस दिया, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे कि शंकरी प्रसाद 51 में यस बोला था कि हाँ संशोधन हो सकता है, सज्जन सिंह बनाम में बोला था यस, गोलकनाथ में बोला था नहीं भैया आप नहीं संशोधन कर सकते फंडामेंटल राइट में, लेकिन केशवानंद ने पूरा आके चेंज कर दिया, कहा भैया कर सकते हो फंडामेंटल राइट में, क्या कर सकते हो संशोधन कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को आप छू नहीं सकते हो। फिर से मिनर्वा मिल्स ने वही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 है, यहाँ पे 13 मेंशन है, आप लोग नोट्स में भी इसको चेंज कर लीजिएगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। तो निष्कर्ष में सीधे सीधे लिखेंगे कि भैया संशोधन हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हम छू नहीं सकते, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते हैं, और विशेष बहुमत से क्या करेंगे संशोधन कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में, ठीक है। अब आ जाते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने बोला कि 14 से क्या है 18। अब क्वेश्चन यहाँ पे मेंस के लिए पूछता है कि समानता का अधिकार का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन करना है या समानता का अधिकार का विश्लेषण करिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो अब क्या करना होगा कि समानता का अधिकार में ध्यान रखना ये चीज कि केवल 14 लिख के, कितने लोग देखते हैं कि 14 आर्टिकल 14 के बारे में लिख के आ जाते हैं, नहीं भाई 14 से 18 तक का लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें अपवाद है वो अपवाद याद रखेंगे, जब मेंशन कर देंगे तो इसका आलोचना भी हो जाएगा कि समानता का तो अधिकार दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ अपवाद भी दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो 14 क्या है, 14 बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता या विधियों या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट आता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है, क्या है, नकारात्मक है, निगेटिव है। कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, और ये डाइसी ने विचार दिया था विधि के समक्ष समानता का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ब्रिटेन से लिया गया है, डाइसी ने दिया था, और ये बोलता है कि विधि के समक्ष समानता विशेषाधिकार, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं होगा। तो विशेषाधिकार 2 तरीके का हो सकता है। विशेषाधिकार एक सबल के पक्ष में हो सकता है जिसको हम विशेषाधिकार करें, अगर सबल के पक्ष में हम दे देंगे तो वो समानता नहीं होगा, लेकिन निर्बल के पक्ष में अगर देते हैं, हम भेदभाव करते हैं, तो वो हमारे संविधान ने स्वीकार किया है। निर्बल के पक्ष में अगर हम विशेषाधिकार दे देते हैं तो वो संविधान ने स्वीकार किया है, ठीक है।
विधियों के समान संरक्षण की बात का क्या बोला है कि विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि ये एक सकारात्मक का अवधारणा है। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। दो पार्ट में बताया था, दूसरा पार्ट है 14 का, ठीक है। और ये आनुपातिक समानता पे आधारित है। आनुपातिक समानता का अधिकार का मतलब क्या है कि समझ लो कि ये स्टेडियम है, स्टेडियम के बाद एक लंबा सा व्यक्ति खड़ा है, ये देख रहा है स्टेडियम को, एक यहाँ पे इससे छोटा है और एक इससे भी छोटा है। तो अगर हमें आनुपातिक समानता का मतलब क्या है कि हमको इनको समान करना है, ये मैच चल रहा है, इनको देखना है, तो बीच में बॉक्स लगा देते हैं, इतना ऊंचा बॉक्स लगा देते हैं कि इसकी हाइट बढ़ के ये भी देख सकता है, इसके नीचे भी थोड़ा बड़ा बॉक्स होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा। तो ये आनुपातिक समानता पे आधारित है, मतलब समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि बोलता है कि भैया किसी के आधार पर, किसी आधार पर मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान या सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन पांच हमारा क्या है? अपवाद है। ये याद रखना है, महिला, बच्चे, SC ST OBC। तीन तो यही हो गया, बच्चे और महिला ऐड कर लेना। इनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। तो ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 93वां संविधान संशोधन 2005 में आया था, उसमें कौन सा जोड़ा गया था? तो 15(5) जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि सरकारी और निजी जो कॉलेज है उस शिक्षण स्थानों में रिजर्वेशन की बात कहा गया था, रिजर्वेशन की बात किया गया था। कितना? 27% रिजर्वेशन की बात किया गया था। तो इसमें अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में ये केस है। ये 93 संविधान संशोधन था, उसको क्या किया था? चुनौती दिया गया था। जो आर्टिकल 15(5) को जोड़ा गया था उसको चुनौती दिया गया। तो ये अशोक कुमार केस में आरक्षण को सही माना था शैक्षणिक स्थान पे, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि कोई भी राज्य है उसके अंदर जो नियोजन है या रोजगार एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसमें धर्म, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, सबको समान देगा, ठीक है। तो इसके तीन अपवाद हैं। तीन अपवाद क्या है कि भाई डोमिसाइल लगा सकता है, दूसरा क्या है कि धार्मिक संस्था में उस धर्म के अनुयायी को अधिकार दिया जा सकता है, और तीसरा क्या है कि कोई किसी विशेष पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 के अपवाद है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) के बारे में देखें तो 16(4) में जो जोड़ा गया, ये विशेष पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसे आरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जाएगा कि कालेलकर आयोग कब आया था? तो 1953 में आया था, प्री के लिए, ठीक है। मंडल आयोग कब बना था? तो 1979 में गठित हुआ था, और इसने 27% आरक्षण की बात कहा था और 3000 जातियों का सूची प्रस्तुत किया था। तो 1990 में गवर्नमेंट ने क्या किया था? SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% दे दिया। तो 91 में उत्साहित होकर नरसिम्हा राव ने 10% EBC के लिए दे दिया गया, जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लास है उनके लिए 10% दे दिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस कब आया था? 1994 में आया था, यह याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या बोला कि भैया कि आरक्षण समानता के विरुद्ध नहीं है, और सामाजिक पिछड़ापन का मतलब ही बताया कि जात के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। तो दो हो गया। तीसरा, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। चौथा बोला कि जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा बोला कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, और छठा बात बोला कि न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है आरक्षण का, ठीक है। इंदिरा साहनी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं भी कोट कर सकते हैं। तो पदोन्नति के मामला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में मामला उठा, तो सरकार ने क्या किया कि 2 अमेंडमेंट लेके आया, 77 और 85। 77 और 85 में ये बोला कि अनुसूचित जाति SC और ST के लिए हम क्या कर सकते हैं? पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। तो 77 में तो सीधे सीधे क्या कर दिया? आर्टिकल जोड़ दिया 16(4)(a) कि आरक्षण दे सकते हैं। 85वां में बोला कि नहीं भैया, इसके साथ साथ ये रूल ऑफ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, मतलब सीनियरिटी के आधार पे क्या देंगे? प्रमोशन देंगे। यही परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत बोला जाता है कि सीनियरिटी के लेवल पे आरक्षण देना, ठीक है। तो इस बात को चुनौती दिया गया कौन कौन से? 77 और 85 को चुनौती दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एम नागराज केस आया 2001 में, उन्होंने बोला कि 77 और 85 सही है, जो आर्टिकल जोड़ा गया है ये भी सही है, उन्होंने सही बोला। लेकिन ये बोला कि भैया नहीं, ये तभी प्रमोशन हो सकता है जब प्रतिनिधित्व या प्रशासनिक दक्षता संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े आप जब दोगे, मतलब कि कम प्रतिनिधित्व है SC और ST का कम प्रतिनिधित्व है वो, या प्रशासनिक दक्षता पे फर्क ना पड़ रहा है, उसका आंकड़े दोगे तभी आप प्रमोशन दे सकते हो। जैसे एग्जांपल हमने बताया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, कल याद आना चाहिए।
आरक्षण के विपक्ष में बात कहा जाता है कि आरक्षण के विरुद्ध क्या है, तो बोला जाता है कि भैया ये समानता के विरुद्ध है। पहला तो विपक्ष में बोला जाता है। दूसरा बोलते हैं कि ये इसमें योग्यता की उपेक्षा होता है और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तीसरा हमने आरक्षण के विपक्ष में बोला कि ये जो व्यवहार में संचालित हो रही है, तो आरक्षण जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जो आरक्षण में ही जो क्लास हैं उसमें अभिजात वर्ग हैं वही आरक्षण का क्या कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। और आरक्षण क्या कर रहा है, चौथा बात बोला कि ये डिपेंडेंसी सिंड्रोम को बढ़ा रहा है। ठीक है। पांचवा बात बोला गया विपक्ष में कि पदोन्नति के आरक्षण के कारण प्रशासनिक दक्षता पे क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। और छठा बोला कि आरक्षण की क्या हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है। राजनीति चुनाव और इसमें इसका आरक्षण का सहारा लिया जा रहा है वोट बैंक की तरह। तो भैया आरक्षण के बारे में मूल्यांकन करना हो, आरक्षण से जुड़ा हुआ पक्ष देना हो, विपक्ष देना हो, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। पक्ष देना है, विपक्ष देना है, और दो केस बताया, इंदिरा साहनी केस और आरक्षण में एम नागराज का। तो ये दोनों याद रखना और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जब तर्क दोगे तो होगा। विपक्ष में हो गया। अब पक्ष में है, पक्ष में क्या बोल रहे हैं कि भैया समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, जैसा कि इंदिरा साहनी केस में बोला था, कोट कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा बोलेंगे कि यहाँ पे जो गुणवत्ता जो गुणवत्ता की बात बोला था, तो ये पक्ष में बोल सकते हैं कि भैया नहीं, ऐसा है कि जब आरक्षण के द्वारा जो चयनित होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो गुणवत्ता कहां से प्रभावित होगा। और तीसरा बोला कि यहाँ पे पिछड़े वर्गों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आरक्षण देना सही है। और लास्ट वन बोला गया कि भैया पिछड़ी जातियां हजारों वर्ष से वंचना के शिकार रही हैं, तो आरक्षण व्यवस्था उनको दिए जाने वाला एक हर्जाना है। ठीक है। तो ये हमारा पक्ष होगा। मूल्यांकन क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि आरक्षण तो सही मान सकते हैं, सामाजिक न्याय को क्या करता है, प्रेरित करता है, लेकिन इसको जो व्यवहार में लागू किया जा रहा है वो अन्याय है या सामाजिक तनाव को जन्म दे रहा है। कुछ अभिजात वर्ग को ही क्या आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो आरक्षण देने की व्यवस्था में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फिर हम क्या कर देंगे, सुझाव दे देंगे। सुझाव देना कि मतलब क्या कि ये बताएंगे कि आरक्षण सबलीकरण का या सामाजिक न्याय का साधन तो होना चाहिए, लेकिन एकमात्र साधन नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ में आरक्षण व्यवस्था समयबद्ध होना चाहिए और साथ ही समय समय पे क्या करना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आरक्षण व्यवस्था की गतिशील होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डायनेमिक हो। जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वैसे वैसे आरक्षण चेंज होना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो निर्धारण केवल ओबीसी के लिए किया गया है वो एससी और एसटी के लिए भी किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात बोला था, इसको डिटेल में लेंगे हम जब करंट पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वर्डिक्ट आया 3:2 का, वो बताया था। लेकिन हम कुछ जान सकते हैं कि नेहरू और अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया, इस आधार पर ईडब्ल्यूएस सही है। दूसरा भूमंडली के कारण ईडब्ल्यू सही है। तीसरा बताया कि सामाजिक न्याय में देखें तो आर्थिक सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय भी आता है, तो वो भी उस हिसाब से ईडब्ल्यू एस सही है। वर्तमान में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं आर्थिक आधार पे चलाई जा रही है, उस आधार पे ईडब्ल्यू एस सही है। आर्टिकल 17 बताया था कि ये अपवाद रहित है। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये प्री के लिए याद रखना कि संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का पारित किया था, 1955 में किया था, और 1976 में इसका नाम बदल के सिविल राइट अमेंडमेंट एक्ट रख दिया गया था, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। कब, 1976 में। प्री में इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 17 हो गया। अब देखो जो कॉग्निटिव ऑफेंस क्या होता है कि बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता है, तो 17 के में कॉग्निटिव ऑफेंस माना जाता है। 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का निषेध करता है, तो उपाधियों का निषेध करता है, लेकिन दो अपवाद है, ये याद रखना, शैक्षिक उपाधि और सैनिक उपाधि राज्य दे सकता है। और हमने बताया था कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है, लेकिन अगर कोई विदेशी है और भारत में लाभ का पद धारण किया हुआ है तो वो उपाधि ले सकता है, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये एक क्वेश्चन प्री में बन सकता है। दूसरा है कि भारत के नागरिक लाभ का पद धारण कर सकता है विदेश में और उपहार ले सकता है। तो लाभ का पद धारण कर सकता है और उपहार ले सकता है, यही दो बात भारत के नागरिकों के बारे में बात किया गया है। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 18 है। तो ये बताया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, प्री का फैक्ट। और 1978 में कब इसे बंद कर दिया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया था 1978 में। ठीक है ना। और किसके लिए कि ये उसको बताते हुए कि ये उपाधि है। तो फिर 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे शुरू किया और ये चला गया बालाजी राघवन केस में। बालाजी राघवन केस वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसने बोला कि भैया नहीं, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री टाइटल है वो
उपाधि नहीं है बल्कि एक अवार्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार बताया कि 19 से लेके 22 है, लेकिन 19 में 6 प्रकार हैं, उसको याद रखने के लिए हमने बताया था कल, सैम रिसाइड इन पोलैंड। तो सैम स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन और माइग्रेशन, ये 4 हो गया। मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सम्मेलन शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित करने का, असहकारी संस्था स्थापित करने का, और कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता मतलब माइग्रेशन, ये 4 हो गया। रिसाइड मतलब रेजिडेंस की कहीं भी बसने, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, और पी फॉर प्रोफेशन, कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की। ठीक है, तो ये हमारा 6 याद रहेगा, प्री में है और हम मेंस में भी पूछा जा सकता है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, ठीक है, या आलोचना कीजिए। तो उसमें बताना है प्रावधान और सीमाएं बताना है। तो हमने बताया था कि विचार और अभिव्यक्ति में 8 प्रकार की सीमाएं लगाया जा सकता है। भारत की प्रभुत्व अखंडता के आधार पर, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, कानून व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, न्यायालय अवमानना के आधार पर, मानहानि के आधार पर, अपराध उद्दीपन के आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, बी में 1B में 2 आधार पर लगाया जा सकता है, भारत की प्रभुत्व और अखंडता। और बी है क्या, ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, सीमाएं 19C में क्या है, 3 आधार पे लगाया है कि भारत की प्रभुत्व और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार पे। ठीक है, अब देखो डी और ई में 2 आधार पे लगाया गया सीमाएं, सार्वजनिक हित और जनजातियों के हित में। ठीक है, अब जी में भी 2 सीमाएं लगाए गए हैं। एक तो किसी पेशे के लिए तकनीकी हड़ताएं लगाया जा सकता है, दूसरा राज्य किसी व्यापार के पक्ष में एकाधिकार का सृजन कर सकता है। ये 2 अधिकार सीमाएं लगाया गया है जी में। ठीक है, इसके अलावा संविधान ने तो ये बोला है, इसके अलावा संसद भी क्या कर सकता है, संसद भी कानून बना के स्वतंत्रता पे सीमा लगा सकता है, स्वतंत्रता पे क्या कर सकता है, सीमा लगा सकता है। ठीक है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये प्रेस की स्वतंत्रता के केस मेंस में कहीं भी पूछा जा सकता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसमें ध्यान रखना कि इंडियन जो केस स्टडी है ये आपको नोट करते चलना है, कहीं एक जगह में कॉपी बना लिए, केस स्टडी किससे क्या रिलेटेड है बता रहे हैं, उसे नोट करते रहेंगे तो रिवीजन करना आपका आसान होगा और आपका नंबर फेचिंग होगा। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम भारत संघ 1985 में आया था, तो उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि 19(1)(e) में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। इसमें बोला था इंडियन एक्सप्रेस केस में। ठीक है, और बोला था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तर्क दिया था कि जो अभिव्यक्ति है वो 3 प्रकार से हो सकती है, लिखित, मौखिक और हाव भाव, और जिसको 2 मीडिया में बांटे, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं भारत में प्रेस का महत्व क्या है, तो 5th पिलर बोला जाता है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर। ठीक है, और ये लोकतंत्र को सफल बनाने में जरूरी है, 4th पिलर बोला जाता है। स्वतंत्र प्रेस सरकार को क्या बनाता है, उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, भारत में रूढ़िवादी समाज या समाज सुधार के में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है, तो समाज सुधार होता है, नीतियों को फैलाने में काम करता है, जागरूकता बनाने में काम करता है। भारत देश बड़े पैमाने में अशिक्षा पाई जाती है, तो यहाँ पे राजनीतिक शिक्षा प्रेस फैलाता है। ठीक है, और योजनाओं की सफलता और विफलताओं के बारे में बताता है, और गवर्नमेंट को उत्तरदायित्व बनाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्या भारत को प्रेस को असीमित होना चाहिए, तो भाई आप पक्ष दोगे कि देखो हाँ, इन प्रेस की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें लोक व्यवस्था बनाने, सदाचार या मानहानि जैसे कार्यक्रम किए जाएं इस प्रेस के द्वारा, या हेट स्पीच फैलाया जाए। ठीक है, तो ये इस पे स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन लिमिट है कि ऐसा ना हो कि भारत के प्रभुत्व अखंडता पे क्या हो, असर पड़े, लोक व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो इस आधार पे प्रेस को स्वतंत्रता को भी बाधित किया जा सकता है। अगर हेट स्पीच भी बढ़ा रहा है तो उसे भी क्या कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते हैं। हेट स्पीच का मतलब होता है कि ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज के जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच में नफरत फैलाने का कार्य करे, ऐसा अभिव्यक्ति। ठीक है, और जो गवर्नमेंट संसद है IT एक्ट 2000 के तहत इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो हमारा विचार रहना चाहिए कि असीमित नहीं होना चाहिए भाई, उसको भी सीमा के दायरे में रहे, और बेहतर यह होगा कि उससे बढ़िया कि प्रेस वाले अपने संगठन बना के और एक दूसरे को कंट्रोल करते रहें, हेट स्पीच ना फैलाएं, अखंडता और ये सच प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना, जो 19(1)(a) में 8 बताए थे वो 8 चीजें, सीमाएं उनके ऊपर लगेंगी। ठीक है, ठीक।
प्रेस की कमियां क्या है, तो हमने पेड जर्नलिज्म के बारे में बात किया था, मीडिया ट्रायल के बारे में बात किया था, एलो जर्नलिज्म के बारे में बात किया था, और गॉसिप जर्नलिज्म के बारे में। तो प्रेस की कमियां हो गया, तो मूल्यांकन करना है कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है वो इससे प्रेस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हमने बताया कि असीमित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या भारत में प्रेस की भूमिका को मूल्यांकन कीजिए, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आए, फॉर्डर मटेरियल आपके पास यही है, कच्चा मटेरियल जिसको रॉ की तरह यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। 19A की तरह दो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक नवीन जिंदल केस है, 2004 में आया था। उसने बोला था कि भैया जो राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता है वो 19(1)(a) के तहत आता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट। इमैनुअल केस में बोला गया था कि मौन रहने का अर्थात राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये इमैनुअल केस में बोला गया था कि किसके तहत फंडामेंटल मौन रहना है, राइट है 19(1)(a). तो मौन रहना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, आप लोग बताओ। इमैनुअल केस में बोल दिया गया। सहकारी संस्था क्या होता है? सहकारी संस्था का परिभाषा है कि कोई भी समूह, नागरिकों का समूह अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए जब आपस में सहयोग करते हैं या संस्था बनाते हैं, उनको सहकारी संस्था बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब आर्टिकल 20 अपराधी ठहराए जाने के संरक्षण में, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में अपराधी ठहराए जाने के संरक्षण के में क्या संविधान में क्या क्या प्रावधान है, उसकी विवेचना कीजिए, सीधी है। तो ये आपको 20(1), 20(2) और 20(3) ये तीनों क्लास को डिस्कशन करना होगा, जिसको हमने अच्छे से है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूतलक्षी विधायन क्या होता है, भूतलक्षी विधायन क्या होता है, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री में ध्यान रखना है कि भूतलक्षी विधायन क्रिमिनल केस में नहीं हो सकता है, लेकिन सिविल लॉ में हो सकता है, दीवानी कानून में हो सकता है, लेकिन आपराधी कानून में नहीं हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री के लिए, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 20 के 2 क्लॉज में क्या बोला गया कि दोहरे दंड से मनाही करता है, लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है प्री के लिए फैक्ट है। फैक्ट क्या कंसेप्ट है कि ये न्यायिक दंड के लिए ही बात कहा गया, न्यायिक दंड दोहरे दंड से मनाही करता है, लेकिन विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। प्री के लिए फंस सकते हो। और अपने विरोध गवाही देना के लिए मनाही कौन करता है? 20(3) करता है, ठीक है ना, अपने विरोध, लेकिन रिसर्च में देना पड़ेगा। इसमें भी ध्यान रखना कि अगर रिसर्च रिलेटेड कोई मटेरियल है तो उसमें अपने विरुद्ध गवाही दे सकते हो। आर्टिकल 21 में हमने बताया वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 21 है क्या कि किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन को या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ये कौन बोल सकता है? ये बोलता है आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। तो एक केस स्टडी है, गोपालन केस में बोला गया 1950 में, क्या बोला कि भैया जीवित रहना ही जीवन माना, गोपालन केस में। अब इसके बाद भयंकर जो केस है याद रखना है, मेनका गांधी केस 78 में आया था, 1978 में आया था, और वो बोला भैया केवल जीवन जीने के अधिकार, ये जीवन जीना ही केवल अधिकार, मतलब जीवन नहीं है, जीवन जीना ही केवल जीवन नहीं है, बल्कि जीवन मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना क्या है? जीवन है, मेनका गांधी में बोला गया आर्टिकल। और उसको एक समेकित अधिकार माना, मेनका गांधी प्री में एक समेकित अधिकार माना, मतलब कि मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार चाहिए वो सारे के सारे अधिकार शामिल हैं मानवीय गरिमा में, ठीक है। तो एक समेकित अधिकार है, प्री के लिए याद रखना। और क्या क्या आ सकता है? पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, निजता का अधिकार, निद्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ये क्या है? आर्टिकल 21 के तहत आते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। अब जीवन साथी चुनने का अधिकार, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन साथी चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये 2 ऑप्शन ही दे रहे हैं, 50-50 कर लेना तुम लोग ऑप्शन में कि आर्टिकल 19 के तहत आएगा कि आर्टिकल 21 के तहत आएगा, ये जरूर बताना। जीवन का अधिकार और मरण का अधिकार, ये आईपीसी सेक्शन 304 में बोला गया है। रतिनाथ केस देखते हैं। रतिनाथ केस ने 1994 में बोला कि देखो जीवन, जो आर्टिकल 21 है वो आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों शामिल है। भैया तब तक फिर से
ज्ञान कौर आया 2 साल के बाद 1996 में, बोला अरे थमो, नहीं नहीं नहीं, जीना और मरना दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। न्यायालय ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल जीना है, जीवन का अर्थ है केवल जीना, मरने का अधिकार नहीं है ज्ञान कौर। तब ये आगे केस गया, क्या आईपीसी सेक्शन 309 में, इसमें क्या है, आत्महत्या की बात है। तो आत्महत्या के में रतिनाथ ने सब क्या बोला था कि आत्महत्या 309 को अवैध माना। क्यों? क्योंकि उसने मरने का भी अधिकार आर्टिकल 21 में रखा था, तो इसलिए अवैध मान लिया। ज्ञान कौर ने बोला नहीं भैया, ये वैध है, मरने का अधिकार नहीं है। तो ये जब भी 309 का आपको डिस्कशन करना हो तो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथनेसिया के बारे में बताया था कि कोई भी असाध्य पीड़ित है, वो डॉक्टर से आपने मांग रहा है कि भैया हमें मार दो या मृत्यु प्रदान कर दो, तो डॉक्टर उसे अगर मृत्यु प्रदान कर देता है, उसी को दया मृत्यु बोलते हैं। फिर इसमें केस आता है वेरी इंपॉर्टेंट, अरुणा शाहनबाग केस आता है 2011 में। ये 25 साल से करीब एक हॉस्पिटल में, बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है, और रेप कल्प्रेट थी। उनको ये गए थे अरुणा शाहनबाग केस लेके सुप्रीम कोर्ट में। उसमें हुआ था कि हमें दया मृत्यु की याचना की थी, तो उसमें एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया की बात उठ के आई थी अरुणा शाहनबाग केस में। पैसिव यूथनेसिया का मतलब है कि जीवन रक्षक प्रणाली आईसीयू में अगर है, अगर उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है या उसको खाना पीना पाइप के माध्यम से दिया जा रहा है, तो उसे हटा देना है। एक्टिव का मतलब कि कोई इंग्रेडिएंट इंजेक्ट करके उसको मृत्यु दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ये एक कानून बनाया इसके लिए, यूथनेसिया के लिए। तो उसने बोला कि इसमें सक्रिय दया मृत्यु मनाही है, जो पैसिव यूथनेसिया है उनकी अनुमति है, और सिर्फ 16 वर्ष के ऊपर या उन्हीं पे लागू हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि उसमें जो भी असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनके जो संरक्षक हैं उनका सहमति, कंसेंट अनिवार्य है। और उसके बाद मेडिकल पैनल बनाया जाएगा और उसके द्वारा पुष्टि की जाएगी कि भाई हाँ, इसे पैसिव यूथनेसिया जरूरी है। और फिर हाईकोर्ट क्या करेगा, उसको स्वीकृति देगा, तब जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा पैसिव यूथनेसिया। ये अरुणा शाहनबाग केस से निर्धारित हुआ। और लास्ट वन हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का मतलब क्या है, विधि द्वारा उचित समय प्रक्रिया क्या है। तो स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कि यहाँ सर्वोसर्वा जो लिखित है या स्थापित पहले से हो चुका है, अर्थात संविधान में जो मेंशन है वही उसी के द्वारा किया जाएगा। जैसे संविधान को सर्वोच्चता प्रदान करना। विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया कहाँ पाया जाता है, ब्रिटेन में। अर्थात संसद जब कानून जो भी बना दिया वो सर्वोच्च होगा। अर्थात क्या है, यहाँ पे सर्वोच्चता क्या इसकी हो जाएगी, संसद की हो जाएगी। विधि की उचित सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि समय समय पे वो क्या करे, मूल्यांकन करे, विधि को देखे। और कौन देखता है, तो उचित प्रक्रिया है कि नहीं विधि का, तो वो न्यायालय देता है। तो न्यायालय क्या हो जाएगा, सर्वोच्च हो जाएगा। किसमें, अमेरिका में। तो देखो एक शॉर्ट टर्म की संविधान सर्वोच्च होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया में कौन सर्वोच्च हो जाएगा, संसद हो जाएगा। और विधि के द्वारा उचित या सम्यक प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, न्यायालय सर्वोच्च हो जाएगा। लेकिन मेनका गांधी केस जो 1978 में आया था, उस केस में बोला था कि आर्टिकल 21 विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात इसमें सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखल कर सकता है, विधि को देख सकता है। तो सिर्फ आर्टिकल 21 पे है, और यही कारण है कि वो समय समय पे इसका विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, जैसे निजता का अधिकार है, निद्रा का अधिकार है, ये सब अभी लेटेस्ट में मिला है। ठीक है ना, तो ये हमारा रिविजन खत्म हो रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच।